कावड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। नेम प्लेट विवाद के बीच कावड़ यात्रा, पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मेरठ में आज से रूट डायवर्जन, दिल्ली एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे संख्या 58 पर भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। 2 अगस्त तक लागू रहेगा ये प्लान। तो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का रूट जहां पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया, सरकारी आदेश, और आज से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसी का अब देखना होगा कि किस तरह से असर पड़ता हुआ नजर आता है। पुलिस की तरफ से तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए। चलिए, जो बात इस वक्त करुणा आप कह रहे हैं उसी के तहत सीधी तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है और सीधा रुख करूंगी मुजफ्फरनगर का, जहां से सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही हरिद्वार से अभिजीत ठाकुर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस पूरे रूट पर इंतजामों के साथ साथ विवेक, सबसे पहले सीधी तस्वीर दिखाइए। देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर के शिव चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो कावड़ लेके आए शिव भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ शिव भक्त ही यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद कावड़ यात्री जो है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर पर पहुँचते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद आगे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। कुछ यहाँ पर कावड़िए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, भगवान की पूजा अर्चना की है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से बताया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं कि कावड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उस पर बाकायदा नाम होना जरूरी है मालिकों का। इस निर्देश को आप किस तरह से देखते हैं? वैसे जिस तरह से ये सरकार ने निर्णय लिया है वैसे ठीक है, क्योंकि कई बार शॉप का नाम कुछ और होता था। पंजाबी ढाबा करके एक शॉप थे, मैंने देखा था एक वीडियो, और लेकिन उससे जो ऑनर था उसका मुसलमान था ऑनर। तो जो भी सरकार कर रही है बेस्ट कर रही है। एक बार ये होना चाहिए। नेम प्लेट लगने से ये होगा कि मतलब पता लग जाएगा कि ये इस बंदे की शॉप है। और बहुत से मुसलमान अच्छे भी है और बहुत से बुरे भी है, सेवा भी करते हैं मुसलमान, लेकिन नेम प्लेट वाला जो कर आप क्या कहेंगे? बोलिए भाई, ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस तरह से लगातार अब निर्देश जारी किया गया है कि कावड़ रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, उस पर बाकायदा मालिकों के नाम होने जरूरी हैं। इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया काम है, इससे सबको पता लग जाएगा। और जो कोई मतलब कुछ गलत खिला रहा होगा तो पहले ही पता लग जाएगा भैया क्या खिला रहा है। ये सब थोड़ा ठीक है, मतलब सब कुछ सही फैसला है। आप किस तरह से देखते हैं इस निर्देश को? जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कावड़िए जो है वो आपको नजर आएंगे। ये भोलेनाथ शिव शंकर के यहाँ पे मंदिर है जहाँ पर काफ़ी तादाद में कावड़िए पहुँचते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर पूजा करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश जारी किया है, कावड़ रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उस पर मालिकों के नाम होने जरूरी है, जिससे कि पता लगे। आप इस निर्देश को कैसे देखते हैं? क्या सही फैसला है? सत्य बात है भोलेनाथ जी, सत्य बात है कि कम से कम दुकान वाला का एड्रेस तो होना चाहिए दुकान पे, जब हमें मालूम हो जाए कि कहाँ से है, कैसे है, किस आदमी। अच्छा, ये बात आप जैसे यूपी जैसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि इस रूट पर बहुत संतुलित है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कावड़िए हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सामने नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं। काफ़ी लंबा और यहाँ पर देखा जाता है कि हजारों की तादाद में कावड़ी यहाँ से होकर गुजरते हैं और अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं भोलेनाथ शिव शंकर के ठीक सामने आपको काफ़ी तादाद में कावड़ी नजर आएंगे जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इनके अलावा अन्य जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। सावन का पावन महीना बिल्कुल। तो कई जो कावड़िए हैं वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या सोच रहे कावड़िए आपने देखा। और हरिद्वार का रुख करते हैं जहां पर अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। हरिद्वार से कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है अभिजीत। हालांकि इस फैसले को चुनौती भी दी गई है, सरकारी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां पर जो कावड़िए मौजूद है उनसे आप जरा बात करिए, वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बावजूद अगर हम आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो आपको यहाँ पर रंग बिरंगे कांवर तो दिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ कांवरियों की भी भारी भीड़ यहाँ पर दिखेगी। और इस बार जो कांवर यात्रा हो रही है वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती है, लेकिन इस बार विवादों में भी आ गई है। तो हम लोग, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कांवर यात्रा तो चल रही है, लेकिन सरकार निर्देश दे रही है कि जितने भी दुकानें हैं कांवर के रूट में
जहां से कांवड़िए गुजरते हैं उन सभी दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा, यानी नाम लगाना होगा। इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सही है, लगाना चाहिए। मतलब गाड़ी समझे कि वो किससे सामान लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, कौन मतलब हिंदू में से पता चलता रहेगा। मतलब आप लोगों के हिसाब से ये फैसला सही लिया सरकार? सही लिया, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे देखेंगे? देखिए, कांवड़ियों के रूट में आपने भी देखा होगा जगह जगह जिस रूट से आप आए, पहले आए कहाँ से आप ये बताइए? फरीदाबाद। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में और तमाम ऐसी जगहों में कहा गया कि जिनकी दुकानें हैं वो अपने दुकान के मालिक के नाम वहां पर लगाएं जिससे कि पहचान हो सके। क्या ये सही है कांवड़ियों के लिए? देख है ना मैंने, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, अभी जाऊँगा। आप लोग बताइए। बहुत अच्छा जी। हाँ सही है, हाँ बहुत ही अच्छा फैसला है ये। पता रहना चाहिए हर बारे में कि कौन। इस बात पर बहुत लोग विवाद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से किसी की पहचान को उजागर करना ठीक नहीं है। सभी लोग कांवड़ियों की सेवा करते हैं बराबर, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। नहीं, पता रहना तो बहुत जरूरी है कि पता तो लगे, कोई अननोन पर्सन नहीं आ जाए। तो हर किसी की डिटेल होनी चाहिए हमेशा हमारे पास, जिससे हम सेफ रहें। पता होना चाहिए। आप बताएं सर। जैसे हम जल लेके जा रहे हैं यहाँ से, हमें पता होना चाहिए कि जल हमें कहाँ रखना है, क्या चीज़ खाए हम ना खाए, हमें तो पता होना चाहिए ना, वो कैसे बना रहे नहीं बना रहे। इसलिए बहुत अच्छा फैसला है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कांवड़िए हैं उनका तो यही कहना है कि ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वो किस दुकान पर जा रहे हैं, कहाँ से खाने पीने की चीजें ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों के बीच जो इस बात पर विचार है वो यही है कि वो इस निर्णय को सही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने ये निर्देश दिया है और इस बात को कंपलसरी किया है कि दुकानदार अपने नाम को वहां पर लगाएं, तो उनके लिए ये ठीक बात है, क्योंकि उन्हें पहचान तो मालूम होती ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे साथ कांवड़िए मौजूद है, तमाम लोग अभिजीत, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हरिद्वार से तो आपने सीधे इस बारे में लोगों से बात की है। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर रुख करना चाहूंगी। विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, आइडेंटिटी अगर पता भी है तो लोगों ने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छा फैसला है। लेकिन सवाल रोजगार का भी है। सवाल उन लोगों का है जो उन्हीं ढाबों में या उन्हीं दुकानों पर काम भी करते हैं। संभव हो तो दुकानदारों से भी इस वक्त आप इस फैसले को लेकर बात करें। देखिए, सुबह का वक्त है और इस वक्त जो है आप यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि अभी जो दुकानें हैं वो अभी बंद हुई है। तो सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद जो है ये दुकानें खोलेंगी यहाँ पर, और उसके बाद लोग दुकानदारों से बातचीत की जाएगी। लेकिन यहाँ पर शिव चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सामने आपको प्रणाम करते हुए नजर आएंगे। कुछ कांवड़ियों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यहाँ से हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से आए हैं। जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जो कांवड़ रोड पर पड़ने वाली दुकानें हैं उस पर बाकायदा मालिकों के नाम होने चाहिए, क्या समझते हैं? ठीक है ये फैसला? ये चीज़ का तो नहीं है, दुकानों का नाम तो होना चाहिए। खैर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, दुकानों के नाम होने चाहिए? कैसे समझा दो सही से? जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो कांवड़ रोड पर पड़ने वाली दुकानें हैं उस पर उनके मालिकों के नाम होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसकी दुकान है। सब कुछ हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, होने चाहिए। तो देख सकते हैं कांवड़िए हैं जिनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें जो हैं उस पर मालिकों के नाम होने जरूर चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बोले हमें क्या मतलब है, हमें सीवर मिला नहीं पूरे रास्ते कहीं पर, हम तो रुकते हुए आए हैं। अगर कहीं खाना खा लिया। देख सकते हैं कि यहाँ पे कांवड़िए जो है वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ से काफ़ी लंबा रूट जो है वो कांवड़ रूट का पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में कांवड़िए यहाँ पर हर साल होकर गुजरते हुए नजर आते हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पूरा एक ग्रुप जो है वो कांवड़ियों का नजर आएगा। अलग अलग जगह से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, हर जगह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करते हुए आगे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। बिल्कुल विवेक, तो मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां पर सबसे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से नाम को सामने रखने की जो बात है, आदेश सामने आया था, और उसके बाद उत्तराखंड से लेकर यूपी में जो पूरा रूट है वहां पर भी इस फैसले को लागू किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज्यादातर जो कांवड़िए इस फैसले के साथ जाते हुए इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के नूह में कुछ देर में निकलेगी ब्रज मंडल यात्रा। बड़ी खबर, शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही। पिछले साल
पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। ब्रजमंडल यात्रा आज सुबह करीब 10 बजे अरावली की वादियों में बसे प्राचीन नलेश्वर शिव मंदिर से शुरू होगी। यहाँ श्रद्धालु हरिद्वार से लाए गंगाजल से भगवान नलेश्वर का जलाभिषेक करेंगे और फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। ब्रजमंडल यात्रा नलेश्वर शिव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए शाम 5 बजे पुन्हाना में सिंगार गाँव के राधा कृष्ण मंदिर पहुँचेगी। ब्रजमंडल यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। आसमान से भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए नूह प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ये पाबंदी आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही आज यात्रा संपन्न होने तक शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। इस बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी नूह पहुँचे हैं। उन्होंने लोगों से मिलकर ब्रजमंडल शोभा यात्रा का स्वागत करने की बात कही। चीफ इमाम ने शोभा यात्रा समिति के लोगों के साथ बैठक भी की। और आपको बता दें, कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी आज सुनवाई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दी है, जिसमें यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। दूसरी याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नाम के साथ बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्देश जारी किया है। दोनों सरकार के फैसले की निंदा हो रही है और इसका विरोध करने वालों में बीजेपी के सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। जेडीयू और आरएलडी जैसे दलों ने यूपी सरकार से ये ऑर्डर वापस लेने की मांग की है। आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला बिना सोचे समझे लिया है। नेम प्लेट विवाद पर एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने नाराजगी भी जाहिर की है। जयंत चौधरी ने कहा है कि अभी भी वक्त है, आदेश वापस लिया जाना चाहिए, तो एनसीपी भी इस आदेश से काफी नाराज है। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है। कावड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की ज़रूरत है। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है और श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों और सरोवर से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के शिव मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस पूरे माह शिव मंदिरों में जय जयकारों की भारी गूंज रहती है। लोग श्रद्धा भाव और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा के साथ ही कांवड़ यात्रा भी की जाती है। इस पवित्र यात्रा के जरिए श्रद्धालु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। श्रद्धालु बांस से बनी कांवड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधों पर लेकर मीलों पैदल चलते हैं और अपने इलाके के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा यूपी, उत्तराखंड, बिहार और बिहार समेत कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। यात्रा की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान जमीन से लेकर आसमान तक कांवड़ यात्रा रूट की निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है।
कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों और ढाबा मालिकों के नाम लिखने को लेकर जो विवाद है वो जारी, और इन सब के बीच मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो भाईचारे और कौमी एकता की मिसाल को पेश करती। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट आप देखिए। कांवड़ यात्रा सुचारू ढंग से जारी रहे, इसके लिए मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद कासिम और आदिल सड़क के किनारे बांस बल्लियां लगा रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और आप देखिए मुजफ्फरनगर में ये जो बांस बल्ली लगाने का काम है ये कोई और नहीं बल्कि मुसलमान भाई वगैरह कर रहे हैं। बड़े भाई मैं देख रहा हूँ कि कपड़े से जो है आप बांस बल्ली बांधने का काम कर रहे हैं, ये मतलब इससे क्या क्यों मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? बोलने के लिए जी कबड्डी इधर से धरना हो। अच्छा मैं देख रहा हूँ कावड़ जा भी रहे हैं। वो पल्ली साइड कबड्डी को जो उल्ली साइड आम पब्लिक की हो जाएगी। कितने दिन से बांध रहे हैं आप लोग? ये तो हम 10 साल हो काम करते, हर साल 10 साल हो गए काम करते। आपका क्या शुभ नाम है बड़े भाई? मोहम्मद नादिल है जी। नादिल भाई आप भी ये काम कर रहे हो? जी। आप कैंप वैम्प भी लगाते हो क्या आप लोग? जी कैंप भी लगाते, बांस बल्लियों काम भी करते हैं कबड्डी के सेवा के लिए। न सिर्फ फल की दुकान लगाते हैं और उनकी भी यही कामना है कि कांवड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो। दुकानों पर नाम लिखने से कोई विवाद नहीं है। और यूपी सरकार के निर्देश का बाराबंकी में भी असर दिख रहा है। कावड़िया पथ पर ही दुकानदारों ने अपने नाम लिख दिए हैं। बाराबंकी के कांवड़ पथ पर भी यूपी सरकार के आदेश का साफ असर दिख रहा है। सड़क के किनारे लगी दुकानों पर वैसे ही नेम प्लेट लगे हैं जैसा लिखने को कहा गया है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा मंदिर के पास दुकानदारों ने बताया कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं ताकि कांवड़ी को सही जगह की जानकारी हो और वो जो चाहे बिना किसी संदेह के खा सकें। उनको मतभेद नहीं होगा कि हम अदर जगह खा रहे हैं या सही जगह खा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम सही जगह खा रहे हैं, तो सही जगह बैठे हैं। मंदिर के आसपास कहीं विमल की चाउमीन की दुकान है, कहीं अंकित की चाट बिक रही है, तो कहीं पवन के बताशे बिक रहे हैं। कानपुर से बाराबंकी पहुंचे एक कावड़ी ने कहा कि अगर खाना साफ सुथरा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकान के बोर्ड पर किसका नाम लिखा है। हाँ खा लेंगे, सफा हुआ खा लेंगे, इसमें क्या मुझसे पूछ भी लेंगे भैया कोई ऐसी चीज तो नहीं बनाते हो, तो अगर वो सही इंसान होगा तो बता ही देगा भैया सब चीज नहीं बनाते, तो आप वहाँ खा लेंगे? हाँ मतलब नाम से परहेज नहीं आप? नहीं। एमपी के उज्जैन में होटल मालिकों को एक ऐसा निर्देश मिला है जिसे ना मानने पर उनके होटल सील हो सकते हैं। क्या है ये, आप रिपोर्ट में देखिए। धार्मिक नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन के होटल मालिकों को अब होटल के सामने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और होटल सील हो सकता है। उज्जैन प्रशासन का यह निर्देश यूपी या उत्तराखंड के फरमान से अलग है। धार्मिक नगरी आने वाले श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने की शिकायत के बाद ये निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि होटल मालिकों के साथ बैठक में नाम लिखने पर सहमति बनी थी। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रशासन के फैसले को जायज ठहराया और कहा कि पूर्व में हुई मारपीट की घटना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तीर्थ यात्रियों के साथ पहले भी 1-2 घटना हुई है मारपीट की, तो प्रोप्राइटरों के नाम होना चाहिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो। और आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटा दिया है और इस फैसले के बाद कांग्रेस भड़क गई है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए इसे रद्द कर दिया है। पहले के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सजा का प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन आदि के लाभ को ध्यान में रखते हुए भी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने से बचते रहे थे। अब नए आदेश से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस कानून के रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया और ये सही निर्णय भी था। ये प्रतिबंध अटल बिहारी वाजपेयी के PM रहते हुए भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।
आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे संसद परिसर में दे सकते हैं बयान। आज दोपहर लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आज से शुरू होने जा रहे संसद का बजट सत्र कैसा होगा, इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में ही देखने को मिल गई थी। विपक्ष ने बैठक में जिन मुद्दों को उठाया उस पर जोरदार हंगामा हो सकता है। इन मुद्दों में यूपी में नेम प्लेट का मुद्दा अहम है, क्योंकि एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी खफा। सत्र की शुरुआत में लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी खींचतान मच सकती है। कांग्रेस ने विपक्षी खेमे से उपाध्यक्ष बनाने की मांग की है। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार से बहस कराने की मांग की। सत्र में सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का ये पहला आम बजट है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के वित्तीय कामकाज का लेखा जोखा होता है। ये सरकार की ओर से एक साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है। आर्थिक सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि सरकार किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने वाली है। संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। और बड़ी खबर, 26 जुलाई को द्रास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर द्रास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी के द्रास दौरे को लेकर ही इस वक्त ये बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले को नाकाम किया गया। आतंकवादियों और जवानों के बीच लगातार फायरिंग जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अंकित, क्या जानकारी इस वक्त इस ऑपरेशन को लेकर है? सेना की तरफ से देखिए, इस ऑपरेशन का नाम सेना की तरफ से ऑपरेशन गंदो रखा गया है। तकरीबन 3:30 बजे जो सेना की तरफ से इस समय जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक एक वीडीसी के घर में आतंकियों की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई। साथ ही में सेना की पिकेट थी। जैसे ही अलर्ट जवानों ने वहां पर आतंकियों की मूवमेंट देखी, तो उसके बाद आतंकियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से फायरिंग की गई। और इस समय जो पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि आतंकियों के साथ जो कांटेक्ट है वो सेना कामयाब हुई है एस्टैब्लिश करने में। और पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल है उन्होंने पूरे इलाके को घेर रखा है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया जो है वो सुरक्षा बल सेना की तरफ से किया जाएगा। सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंदो रखा है। और ऑपरेशन गंदो के तहत लगातार पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जल्द ही एक अच्छी खबर जो है वो आ सकती है। ऐसा जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि जल्द ही आतंकियों का खात्मा जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा। चलिए, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। अंकित, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अमेरिका से सबसे बड़ी खबर है, जहां बाइडेन नहीं लड़ेंगे अगले राष्ट्रपति का चुनाव। आपको बता दें, जो बाइडेन ने कहा देश और पार्टी हित में फैसला लिया गया। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले आज ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। जो बाइडेन नवंबर में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बाइडेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है। बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मेरा इरादा भी फिर से चुनाव लड़ने का रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं आने वाला चुनाव न लड़ूं और केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने बचे कार्यकाल के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। TV9 भारतवर्ष ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि रविवार को बाइडेन चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कई सर्वे में बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से पीछे चल रहे थे। ट्रंप के साथ लाइव डिबेट में भी बाइडेन कमजोर पड़ते नजर आए थे।
81 साल के बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। कोरोना से संक्रमित होने की वजह से बाइडेन चुनाव कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था कि बाइडेन को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद से बाइडेन पर उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दबाव बढ़ गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की है। एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कमला हैरिस का समर्थन किया है। जो बाइडेन ने इस पोस्ट के जरिए कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति का समर्थन मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ओबामा ने कमला के नाम का हालांकि अभी समर्थन नहीं किया है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कौन चुनौती देगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। दावेदारों की लिस्ट में कमला हैरिस का नाम सबसे आगे चल रहा है। खुद जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का समर्थन किया है। हिलेरी और बिल क्लिंटन ने भी उन्हें उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया है। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती हैं, तो वो अमेरिका के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। कमला हैरिस का नाम भले ही आगे चल रहा है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके समर्थक हैं। बराक ओबामा कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अगस्त में पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बीच मिशेल ओबामा के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। उन्हें डेमोक्रेट खेमे का उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है। उनके समर्थन में जबरदस्त सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आरक्षण के खिलाफ मचे बवाल के बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने 56% आरक्षण देने के फैसले को पलट दिया। हिंसक झड़प में 115 से ज्यादा मौत और हजारों लोगों के जख्मी होने के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाईकोर्ट के सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की सीमा 56% से घटाकर 7% की। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 5% आरक्षण, 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल। 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हालात सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने आज बांग्लादेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और आपातकालीन सेवाएं में छूट दी है। इस बीच बांग्लादेश के कई शहरों में सेना लगातार गश्त कर रही है। इस बीच हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पेन और ब्राजील का अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। इस बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। देखिए क्या है बयान और कैसे मचा है बवाल। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से सियासी संग्राम मचा है। ममता ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों से जुड़े प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेशी हिंसा के बीच हमारे दरवाजे तक आएंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। बीजेपी ने ममता के बयान पर बड़ा हमला बोला। बंगाल को जिस तरीके के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनाने में ममता बनर्जी उठी हुई है, लगी हुई है, कितना दिन बंगाल भारतवर्ष में रहेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीपीआईएम नेता विकास रंजन का मानना है कि ममता ने कोई नई बात नहीं की है। भारत हमेशा से ऐसे लोगों को शरण देता रहा है जो हिंसा ग्रसित देश से आते हैं। This is the usual practice of any country. If the neighboring country people suffer for whatever reason, and they come for shelter, they have to be given shelter. Government of India has given shelter to the Tibetans also. वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। कैसे विरोधाभास है, उनकी सोच में सीए को लेकर विरोध है और बांग्लादेश में जो अभी वहाँ पर आपस में वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर आपस में जो खींचतान हो रही है, उसको लेकर अगर कोई भारत आना चाहेगा तो उसका वह स्वागत कर रही है। और बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर एक साथ बड़ा प्रहार किया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में
भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। पुणे में विपक्ष पर हमला बोलकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ा दी है। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार पर इतना जोरदार हमला करने के बाद पार्टी नेता सुप्रिया सुले सामने आई और कहा कि अमित शाह जिस कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे वहां भी भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बैठे थे। पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और नीट यूजी को लेकर बड़ी खबर। नीट यूजी मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। हलफनामे में आईआईटी मद्रास के निदेशक के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का खंडन किया है। पिछली सुनवाई में उठे थे आईआईटी मद्रास के निदेशक की रिपोर्ट पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच करने की अपील की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। एनटीए ने अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की डिवीजन बेंच आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर धांधली हुई है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दरअसल नीट यूजी परीक्षा विवादों के घेरे में है। 5 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। उसी दिन कई सेंटर से पेपर लीक होने की शिकायत आई थी। इस साल नीट यूजी रिजल्ट में 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 आई थी और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी। रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों में एनटीए के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। और एमपी के रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने पर एक्शन। आपको बता दें, रीवा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। रीवा में जमीन के विवाद में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया गया था। रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डंपर चालक प्रदीप कुमार और गोकर्ण पांडे की तलाश चल रही है। रीवा के मनगफा में सड़क बनाने के विरोध में 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जिसके बाद 2 महिलाओं को मिट्टी में दबा दिया गया। हालांकि डीआईजी ने दावा किया है कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ। ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे, इनको काफी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है, लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। लेकिन रीवा के एसपी ने जो जानकारी दी है वो डीआईजी साहब के बयान से बिल्कुल अलग है, जिसमें आपराधिक मानव वध की कोशिश के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज है। 3 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। प्रदीप कोल जो डंपर का चालक है, इसके अलावा गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे। विपिन पांडे को हिरासत में ले लिया गया। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस घटना के दौरान बनाए गए वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को भी नामजद कर सकती है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत से पहले बीसीसीआई ने अपना खजाना खोल दिया है। बोर्ड ने भारतीय ओलंपिक संघ को करोड़ों रुपए की मदद का ऐलान किया है। पेरिस ओलंपिक 16 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इससे ठीक पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि बीसीसीआई भारतीय एथलीट्स की मदद के लिए 8.5 करोड़ रुपए देगा। जय शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का समर्थन करेगा। हम इस अभियान के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहा खेल महाकुंभ 11 अगस्त तक चलेगा। इन खेलों में 206 देशों के 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इसमें भारतीय दल में अब तक के सबसे ज्यादा 117 एथलीट होंगे। पेरिस ओलंपिक से भारत को कई मेडल की आस है। इससे पहले 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 पदक अपने नाम किए थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है और ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले लिए गए फैसले से खिलाड़ियों में नया जोश जागेगा। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहाँ 2 युवक तेज बहाव में फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। झरने का तेज बहाव और इस बहाव में फंसे 2 युवक।
कभी वो लहरों में अदृश्य हो जाते हैं तो कभी नजर आते हैं। लापरवाही भरी ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई है, जहां बरवाना कांगन के वाटरफॉल में नहाने गए 2 युवक बीच पानी में फंस गए। वाटरफॉल के सामने सैकड़ों लोग खड़े हैं। युवकों के पास कुछ लोग जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग इतना तेज है कि उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। हालांकि बार बार कोशिश करने के बाद इन्हीं लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जब झरने के पास पहुंचे थे तो पानी कम था, लेकिन अचानक इसका वेग बढ़ गया और वो वहीं फंस गए। गांदरबल के इस झरने में हर मुख पहाड़ी से पानी आता है और बरसात के दिनों में ये उफान पर रहता है। पर्यटकों के लिए ये झरना आकर्षण का केंद्र रहता है और काफी तादाद में लोग यहाँ नहाने आते हैं।